dark reality of pharmaceutical companies and their influence on doctors. जितना वो डॉक्टर्स को प्रिविलेज करते हैं, नवाजते हैं. You cannot justify writing any wrong medicine after taking money because आप वसल्लम की हदीस है कि जो धोखा देने वाला है वो हम में से नहीं है. अब मसला ये होता है जब सेक्सपेन जैसी एंटीबायोटिक जो एक थर्ड जनरेशन फेलोस्पोरिन है बहुत हल्के से बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दे दी जाती है जिसमें जरूरत नहीं होती, फिर जब उसकी वाकई जरूरत आती है तो वो रेजिस्टेंस होता है. पेरेंट्स को बताने की जरूरत है कि देखें सेल्फ मेडिकेशन कभी ना करें, खुद से एंटीबायोटिक्स ना खुद लें ना औलाद को दें. कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने इतनी अपनी पर्ची के पैसे ले लिए और पैराडोल लिख दिया और एक एंटी एलर्जिक लिख दी, तो मैं घर में भी दे रहा हूँ. ओपीडी में मदर विल कम इन एंड सबसे पहले आके बात करेंगी, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा कुछ खाता पीता नहीं है, इसे भूख लगने वाली दवाई दे दें, ताकत की दवाई दे दें, आयरन का सिरप दे दें. एक डॉक्टर के पास जाते हैं वो एक प्रिस्क्राइब करते हैं, दूसरे के पास जाते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. आज का जो पॉडकास्ट है वो बड़ा अनकंफर्टेबल होने वाला है. उसकी वजह यह है कि हम एक ऐसा प्रोफेशन जिसको बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं विद आवर लाइव्स, अपने लाइव्स और अपने औलाद की लाइव्स, उसमें जो करप्शन हो रही है उसको डिस्कस करेंगे. हैविंग सेड दैट कुछ जो अच्छे प्रैक्टिसेस हैं उसकी भी बात की जाएगी. एंड इसके साथ साथ जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ डॉक्टर्स के होली एंड नोबल प्रोफेशन को सैबोटाज कर रही हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे. नॉट विद माई सेल्फ बल्कि विद द डॉक्टर इंशाल्लाह. साथ भी कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू. शेख अल्हम्दुलिल्लाह खैर से माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. तो डॉक्टर साद माशाल्लाह आज हमारे साथ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने बारे में खुद थोड़ा सा तारुफ करवाएं. शेख अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डॉक्टर साद, currently working as resident pediatrics at a hospital in Islamabad. It's my final year of training. अच्छा. And alhamdulillah, right now I'm trying to become a Muslim doctor, following youth club and trying to implement the things which I'm learning from the Deen and Seerah in our profession, and trying to highlight the things which are not right. Recently we have been seeing these issues. आप भी देख रहे हैं, न्यूज़ में भी अक्सर आता है. पेशेंट का ट्रस्ट भी इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट में पड़ रहा है. पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप इज ऑल्सो बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड. तो कुछ चीज़ें थी जो मैं इस टाइम में नोट कर रहा था. इन माई टाइम ऑफ ट्रेनिंग आई हैव वर्कड एट कपल ऑफ प्लेसेस. आई हैव शिफ्टेड माई ट्रेनिंग. प्रीवियसली आई वाज इन अनदर सेटअप. आई हैव वर्कड विद मल्टीपल डॉक्टर्स. तो थोड़ा सा प्लस माइनस अंदाज़ा इस सब के बाद कुछ एक्सपीरियंस हुआ है कि व्हाट्स एक्चुअली गोइंग ऑन. असल में ये एक ऐसा प्रोफेशन है, मैं लोगों को कहता हूँ कि ये आपकी जन्नत कमाने का प्रोफेशन है. नो डाउट हर प्रोफेशन से जन्नत कमाई जा सकती है, लेकिन यहाँ तो मजबूर लोग यानी परेशान लोग आपके दर पे आते हैं ना. बाकी प्रोफेशंस में आपको उन तक पहुँचना होता है, बहुत सारी और चीज़ें हैं. और फिर ये है कि आप अगर किसी के लिए अच्छे फ़ैसले करते हो, किसी के लिए आसानी पैदा करते हो, और डॉक्टर्स या जो एक मेडिकल का जो प्रोफेशन है, चाहे MBBS है या BDS है, कोई भी, हमेशा से इसको बड़ा नोबल और होली देखा गया. और नो डाउट देयर आर मैनी पीपल जो कि इसमें बहुत अच्छे लोग हैं और बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं. बट रिसेंट ईयर्स में हमने एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखा है कि जिसमें डॉक्टर्स को कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ देयर प्रैक्टिसेस. फार्मास्यूटिकल इन्फ्लुएंस, फॉरेन ट्रिप्स हो रहे हैं, वो मेडिसिन्स जो कि अच्छी और यानी चीप उसमें दी जा सकती हैं वो एक्सपेंसिव दी जा रही हैं. पेशेंट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है मुख्तलिफ तरीक़ों से. तो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट. आपको फ़र्स्ट टाइम कब एहसास हुआ कि यार यहाँ पे तो घपले भी होते हैं, यहाँ तो मसाइल भी होते हैं? व्हेन डिड यू फर्स्ट रियलाइज़ कि यार यहाँ तो मैं तो समझता कि मैं तो एक बड़े अच्छे प्रोफेशन में आ रहा हूँ, जो कि अच्छा प्रोफेशन है नो डाउट, बट सम पीपल हैव मेड इट लुक बैड. तो कब आपको एहसास हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल शेख, यू आर एब्सोल्युटली राइट. दिस प्रोफेशन एब्सोल्युटली नोबल प्रोफेशन. अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी अगर नीयत साफ़ है तो अगर आप किसी एक बंदे को भी तकलीफ़ से निकालते हैं, किसी एक का दर्द को दूर करते हैं, तो वल्लाही अल्लाह विल मेक दिस दुनिया एंड आखिरा वेरी इजी फॉर यू. सारा अमाल का दारोमदार आपकी नीयतों पर है. तो हमें इस प्रोफेशन के थ्रू हम दुनिया को भी कमा सकते हैं और आखिरत भी कमा सकते हैं. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दे आर मैनी गुड डॉक्टर्स, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे हर प्रोफेशन में किसी भी बिजनेस लाइफ में 10/10 यू कांट बी लाइक दैट. कुछ ना कुछ प्लस माइनस ऊपर नीचे लोग होते हैं जिसकी वजह से कुछ इस तरह का सेंटिमेंट सेट हो जाता है. सबसे पहले जो चीज़ मैंने नोट की जिसकी वजह से मुझे ये चीज़ लगा कि समथिंग इज़ नॉट राइट इज़ आई वंस सॉ पेशेंट केम इन OPD and he had a whole file, multiple OPD visits. डॉक्टर्स के पास बार जा रहे थे इधर उधर एंड सब कुछ, मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस हुई थी. एंड जो डॉक्टर साहब थे जो उनको प्राइमरी देख रहे थे, उन्होंने केयर गिवर जो थे, ही वाज MBBS डॉक्टर.
बट द चाइल्ड हैड अ वेरी माइल्ड इशू, लेकिन उसकी इतनी मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन आफ्टर एवरी वीकली फिर पता चला कि उनकी अपनी माशाल्लाह लैब भी अंदर ही थी जहाँ से वो इन्वेस्टिगेशंस करवा रहे थे। तो शेख जब मैंने फ़ाइल देखी और मल्टीपल ब्लड सी पी इन्वेस्टिगेशन आफ्टर एवरी वीक, अच्छा, आफ्टर एवरी सिंगल वीक। अब दिस टेस्ट कॉस्ट अराउंड 800 to 1000 रुपीज़। जो डॉक्टर साहब थे उनके पास अपनी प्रॉबेबली मशीन होगी पड़ी हुई है जिसके अंदर वो टेस्ट करते थे, और इसकी एक्चुअल कॉस्ट टेस्ट करने की 300 to 400 रुपीज़ to 500 रुपीज़ आती होगी, डिपेंड वेरीज ऑन द मशीन। कुछ मशीन्स पे अच्छी भी आती है, जैसे फॉर एग्जांपल IDC हैज़ स्टेट ऑफ द आर्ट एंड बिग हॉस्पिटल्स लाइक PF, शिफा, KRL, इनके डिफरेंट होते हैं। तब you don't need to get CBC done every week first of all, and the micronutrients, the iron syrup he was giving was a very cheap one, hardly आपके रावलपिंडी में बोर्ड बाज़ार से उठाते हैं, वहाँ से वो सिरप के ऊपर प्राइस लिखी हुई थी 500, और वो उसकी तकरीबन वो आपको मिल जाता है 100-150 का। अच्छा, और वो आगे पेशेंट्स को फिर बेचते हैं, उसका फिर रिस्पॉन्स भी उस तरह से नहीं होता क्योंकि उसमें उस तरीके के आयरन या उस तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डले नहीं होते। एंड दिस वाज इन माय सेकंड ईयर ऑफ ट्रेनिंग। जब ये मैं चीज़ नोट की और मैंने फाइल देखी, पेरेंट्स वर वेरी वरीड। जो बंदा था वो लेबरर था। अच्छा, मजदूर था, मजदूर था। अरे मजदूर इतना खर्चा कर रहा है, 1200 रुपये 1600 रुपये अपनी औलाद को। आफ्टर 7 years ऑफ मैरिज बेबी हुआ था, एब्सोल्युटली वेल चाइल्ड, डेवलपमेंटली नॉर्मल। द ओनली कंसर्न वाज पाइका, मिट्टी चूना खाना, जिसको डॉक्टर साहब ने इतना बड़ा मसला प्रोजेक्ट करके बता दिया कि मेंटल बहुत बड़ा इशू है एंड ये ठीक नहीं हो सकता, यू हैव टू गेट। साथ ही मैं एक चीज़ देखता हूँ कि इंसान अपने ऊपर ना परेशानी बर्दाश्त कर लेता है, यार मैं थोड़ा ख़राब हूँ, बुखार है, इस वजह कि औलाद के ऊपर कोई भी परेशानी हो ना, और अगर डॉक्टर कहता है कि वाकई इसको मेंटली इशू है, तो फिर इंसान ना लरस जाता है। वो अपनी सारी सेविंग्स, सारी जायदाद औलाद के लिए तैयार होते हैं लगाने के लिए, और डॉक्टर इसको एक्सप्लॉइट करते हैं फिर। बिल्कुल ऐसा ही है। अपनी औलाद के लिए तो कोई भी बंदा तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्पेशली जिस प्रोफेशन से मैं बिलोंग करता हूँ, देखता हूँ तो पेरेंट्स आर एब्सोल्युटली कंसर्न अबाउट द पेरेंट्स। उन्हें फीवर भी होता है, खुद वो बेशक जितनी मर्जी तकलीफ में हो, लेकिन अगर अपनी औलाद को बुखार भी हो गया, खांसी भी हो गई है, दे विल ब्रिंग द चाइल्ड and they will look up to you as they consider this still as the most noble profession, and alhamdulillah they are amazing doctors। आप यकीन करें ऐसे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं जो बहुत से बुखार इस तरह के सिम्टम्स को वेरी सिंपल प्रिस्क्रिप्शन स्लिप, मिनिमल पैरासीटामोल, सम सिट्राजीन एंड नॉट इवन कफ सिरप इफ नीडेड इन वायरल इन्फेक्शन लिख के पेशेंट का भी टाइम बचाते हैं, फाइनेंसेस भी बचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो पेन है ना जिससे आप इवन पेपर के ऊपर पैरासीटामोल भी लिखेंगे, यू आर आंसरेबल टू अल्लाह फॉर डैट। कि वो जो 120 से 160 रुपये का पैराडोल का सिरप भी वो ख़रीदेगा ना, तो उसका अल्लाह को आप जवाब दे होंगे इफ़ आपके हाथ पेंसिल से कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा लिखी गई है उस प्रिस्क्रिप्शन पैड पे। अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स भी यहाँ पे कहते हैं कि देखो हम तो डॉक्टर के पास गए, उसने मेडिसिन नहीं दी और कहा कुछ भी नहीं है, तो उसको क्वालिफाइड डॉक्टर समझते नहीं हैं कि जो कि एक पूरा थैला ऑफ मेडिसिन ना दे, या वो पर्ची ना, वो जो प्रिस्क्रिप्शन पेपर है पूरा लिख के ना दे कि आप ये दवाइयाँ लिखी जानी है। और जो डॉक्टर अच्छी खासी एंटीबायोटिक्स जब ज़रूरत भी नहीं है लिख के दे दे, हाँ ये डॉक्टर अच्छा है, इसने दवाइयाँ तो दी है ना, यानी हमारे वो जो 2-4 हज़ार रुपए हैं जब हमने पे किए थे वो हलाल हो गए हैं, क्योंकि मेडिसिन बहुत ज़्यादा दी हैं। बिल्कुल। और अगर वो 2-4 हज़ार के बाद डॉक्टर के यार आपके बच्चे कुछ भी नहीं है, ये पैराडोल दें एक दिन 2 दिन के लिए, दैट्स इट, कहते हैं यार तो ज़ाया हो गए हमारे पैसे। ये भी एक बड़ा गलत ट्रेंड है। शेख आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया। वल्लाही दिस सच अ प्रैक्टिस व्हिच इज़ हैपनिंग अराउंड डॉक्टर्स, सम डॉक्टर्स सिटिंग इन पेरिफेरीज, नॉट इवन डॉक्टर्स इवन, कि जिनके पास MBBS की डिग्रीज भी नहीं है, दे आर प्रिस्क्राइबिंग अ लॉट ऑफ ड्रग्स एंड पेशेंट्स आर हैप्पी विद दैट। व्हेन दे कम टू स्पेशलिस्ट, द वन हु इज क्वालिफाइड लाइक FCPS और FRCS, जिनके पास डिग्रीज हैं, एंड फॉर एग्जाम्पल अ 2 years old इज कमिंग टू मी विद अ फीवर of 99 to 100 Fahrenheit, some runny nose and some cough, mild cough. Now I'll examine the child. There was no much inflammation in the throat, कोई गला इतना ख़राब नहीं था, कोई पस नहीं थी, सिस्टमिक एग्जामिनेशन नॉर्मल था। तो अगर मैं या मेरे सीनियर उस प्रिस्क्रिप्शन पे पैरासीटामोल अलॉन्ग विद सब एंटी एलर्जिक प्रिस्क्राइब कर देते हैं एंड पेशेंट को बता देते हैं, मैनी पेरेंट्स आई हैव सीन आउट ऑफ लिटरली इफ आई नंबर 6 out of 10 पेरेंट्स वोंट बी सेटिस्फाइड। कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने इतनी अपनी पर्ची के पैसे ले लिए और सिर्फ ये 2 दवाइयाँ लिख दी, पैराडोल लिख दी और एक एंटी एलर्जिक लिख दी, तो मैं घर में भी दे रहा हूँ। और वेस्ट में जो एथिकल डॉक्टर्स हैं, वेस्ट में भी खैर ऐसा कि बहुत सारे बैठे हुए हैं जो कि अब्यूज़ करते हैं, लेकिन जो एथिकल डॉक्टर्स हैं वो लास्ट स्टेज पे जाके एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं। इस पर ज़रा गाइड करें कि शुरू ही राइट फ्रॉम द गेट गो बच्चों को एंटीबायोटिक्स देना। बिल्कुल शेख, एंटीबायोटिक्स एक बहुत बड़ा डायलेमा है यहाँ पे पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी।
एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ रही है, बढ़िया, इट्स इंक्रीजिंग रैपिडली। हमारे पास बहुत सी रिपोर्ट्स आती हैं। एक ब्लड सीएस होता है, वो क्या होता है, उसमें ये होता है कि हम ब्लड का सैंपल लेते हैं, जिन बच्चों को फीवर होते हैं तो उसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शन कर रहा होता है, या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लाइक एंटेरिक फीवर इज कॉज्ड बाय सल्मोनेला टाइफी, यूटीआई इज कॉमनली कॉज्ड बाय इकोलाई और क्लबशियला, सच ऑर्गेनिज्म। तो उसके ऊपर ना एंटीबायोटिक का लिखा आता है, और लिखा आता है एस फॉर सेंसिटिव, आर फॉर रेजिस्टेंट। वो एक लिस्ट बनती है, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स, 8 से 12 एंटीबायोटिक्स लिखी होती है, डिफरेंट लैब्स में मल्टीपल एंटीबायोटिक्स को वो लिस्ट बनाते हैं। आप यकीन करें, हम एक ऐसे टाइम में दाखिल हो गए हैं जहाँ पे हर एंटीबायोटिक के आगे मैंने आर लिखा हुआ देखा, सब रेजिस्टेंट होती हैं। इतनी ड्रग्स जो 3rd जनरेशन 4th जनरेशन आर आल्सो गेटिंग रेजिस्टेंट। अब इसकी वजह क्या है, रूट कॉज क्या है कि बहुत से इनिशियली तो पेरेंट्स एट होम लिटरली ऐसे करते हैं कि ओपीडी में डॉक्टर साहब बच्चे को 4 से 5 पेचेस हुए थे, लूज स्टूल हुए थे, मैंने सेस्पेन स्टार्ट करवा दिए, इसके अलावा क्या दूं? तो वो अपने करीबी किसी क्लिनिक में दिखाते हैं, और जब तक वो किसी स्पेशलिस्ट के पास या किसी डॉक्टर के पास प्रॉपर पहुंचते हैं, वहाँ पे एक लंबी सी प्रिस्क्रिप्शन बनी होती है। अब जो बहुत से वायरल इन्फेक्शंस बच्चे जो है, स्पेशली पीडियाट्रिक एज ग्रुप जो है, लेस देन 5 years old, 4 years old, इवन 7 to 8 years old, जितने पीडियाट्रिक एज ग्रुप है, मोर कॉमन इन्फेक्शंस आर वायरल। ठीक है, ये बच्चों में बुखार होना, नज़ला ज़ुकाम, 100 से 101 का बुखार, तो ये मोस्टली वायरल होता है, जिसके अंदर यू जस्ट नीड सपोर्टिव ट्रीटमेंट, सम पैरासीटामोल अलॉन्ग विद एंटी एलर्जिक, गुड अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स, हाइड्रेशन थोड़ी अच्छी रखें। तो इसका थोड़ा ख्याल करना होता है। फीवर विल टेक 2 to 3 days। अब पेरेंट्स पैनिक कर जाते हैं कि 2 दिन हो गए, फीवर नहीं सेटल हुआ, अब एंटीबायोटिक खुद से दे देते हैं, या अपने करीबी किसी डॉक्टर से जाके क्योंकि लिखवा लेते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। फिर ऐसे ही होता है जैसे एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस है, आजकल सीजन भी एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस कॉमन होने वाला है, वायरल। अब बच्चों में रोटा वायरस है, बहुत कॉमन है, जो एक्यूट गैस्ट्रो कॉज करता है। दे आर डिफरेंट वायरसेस। अब इसके अंदर भी प्रैक्टिस ऑफ मोस्टली गुड डॉक्टर्स इज दैट दे राइट प्रिस्क्राइब सपोर्टिव ट्रीटमेंट ओनली, जिसमें दे प्रिस्क्राइब सम ORS फॉर गुड हाइड्रेशन। बच्चों के अंदर जिंक का रोल है, वो कुछ डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं, अलॉन्ग विद सम प्रोबायोटिक्स। योगर्ट में प्रेजेंट होता है, प्रोबायोटिक्स वैसे भी अवेलेबल हैं, वो भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं, जिससे बच्चे कम थ्रू कर देते हैं एक्यूट गैस्ट्रो से। एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बहुत से डॉक्टर्स जो हैं यहाँ पे पेराफीस में बैठे हुए हैं या घर में, वो स्टार्ट कर देते हैं। अब मसला ये होता है जब सेस्पेन जैसी एंटीबायोटिक, जो एक 3rd जनरेशन स्फेलोस्पोरिन है, एक वायरल इन्फेक्शन में या एक बहुत हल्के से बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दे दी जाती है, जिसमें ज़रूरत नहीं होती। फिर जब उसकी वाकई ज़रूरत आती है, वाकई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आता है, तो वो रेजिस्टेंस होता है। यानी जिनको रेजिस्टेंस का नहीं पता, उनको बताते चलें कि वो फिर एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को अफेक्ट नहीं करती, बिल्कुल, और वो रेजिस्टेंट हो जाता है, वो ढीठ बन जाते हैं, ढीठ बन जाते हैं, आदत हो जाती है, नहीं कोई असर नहीं आता। आप दे रहे हैं, अच्छी डोज में भी दे रहे हैं। अब एक और मेल प्रैक्टिस मैं आपको बताऊं कि कुछ डॉक्टर्स इस तरह की मेल प्रैक्टिस भी होती है कि अब सेस्पेन की एक्स्ट्रा डोज दे देते हैं, कि हाई डोज में दे देते हैं कि चलें हाई डोज तो उसको अफेक्ट कर देगी। कुछ बीमारियों में रिकमेंडेड है, फॉर एग्जांपल जैसे इंटेरिक फीवर वगैरह है, इसमें आपने हाई डोज देनी होती है। मेनिंजाइटिस है, इसमें हाई डोज देनी होती है। लेकिन आपकी बहुत सी जो पेरिफेरी से स्लिप्स आती हैं, तो उसमें आप देखते हैं नॉर्मल गला ख़राब और लूज स्टूल्स, एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस में भी सेस्पेन इंतहाई हाई डोज में बच्चों को मिल रही होती है। अब तो यकीन करें, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे टॉफ़ियों की तरह एंटीबायोटिक दी जा रही है। ऑगमेंटन, अमोक्सिल, सेस्पेन तो ऐसे मार्केट में दे दी जाती है। कोविड के अंदर भी हमने देखा था, कोविड टाइम में इट्स वाज अ वायरल इन्फेक्शन, बट एवरीवन वाज हैविंग एजोमैक्स शॉर्ट हो गई थी, प्राइसेस बढ़ गई थी, वो सारा पीरियड आपको याद हो। लोगों ने तो उसको लेके अपने यानी डंप करना शुरू कर दिया, पूरे उन्होंने पैकेट्स अपने। बिल्कुल शेख लोग मैं इवन ऐसे थे कि OLX पे सेल कर रहे थे कि एजोमैक्स इज अवेलेबल। जी, और पैनिक बाइंग, मतलब पैनिक बाइंग। और इसका असरात क्या होते हैं शेख, जब आप रेजिस्टेंस आ जाती है, फॉर एग्जांपल अब देयर आर सेटअप्स इन पेरिफेरीज एंड इन सेंट्रल इस्लामाबाद और पिंडी, स्मॉल छोटे से सेटअप्स बने हुए हैं घरों के अंदर, जहाँ पे डिलीवरीज हो रही हैं बेबीज़ की। बेबीज़ अब वहाँ पे पैदा हो रहे हैं, ड्यू टू ऑब्वियसली फाइनेंशियल सिचुएशंस की वजह से भी पेशेंट्स वहाँ पे करवा लेते हैं डिलीवरी। अब वहाँ पे अनहाइजेनिक कंडीशंस होती हैं, तो डॉक्टर्स ने एक प्रोटोकॉल वहाँ पे कुछ बनाया हुआ है कि 3 days IV एंटीबायोटिक देनी ही देनी है बच्चों को जो ऐसे सेटअप्स में पैदा होते हैं ना। अच्छा। ताकि उनको वहाँ से कोई इन्फेक्शन न लगे। अब ऐसा मसला आ गया है कि वो एंटीबायोटिक्स तो विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इन्फेक्शन एक न्यूनेट को मिल जाती है। फिर जब ऐसे न्यूनेट्स को एक्चुअली कोई इन्फेक्शन होता है, सेप्सिस होता है, निमोनिया होता है या कोई इशू होता है, एंड दे फॉल इनटू हॉस्पिटल्स, बिग हॉस्पिटल्स ऑफ इस्लामाबाद, पिंडी, जहाँ पे प्रॉपर स्पेशलिस्ट अवेलेबल है, NICU केयर अच्छी है, तो जब आते हैं तो वो फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक पर रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। जहाँ पे केफाटेक्साइम एंड अमीकासिन आर वेरी गुड एंटीबायोटिक्स, बट ऐसी कंडीशन आ गई है कि जब हम स्टार्ट करते हैं बच्चा क्लिनिकली डिटोरिएट करता है, एंड सेकंड डे पे ही हमें एंटीबायोटिक स्टेप अप या 3rd डे पे करनी पड़ती है। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स को बताने की जरूरत है कि देखें सेल्फ मेडिकेशन कभी ना करें,
खुद से एंटीबायोटिक्स ना खुद लें ना औलाद को दें। दूसरी बात यह है कि बच्चों की इम्यूनिटी पे काम करें, जिसमें पहले 2 साल मदर का ब्रेस्ट फीड करना, इस पे भी हम टच अपॉन करेंगे कितना ज़रूरी है। आजकल माँ के पास बच्चे को देने के लिए हर चीज़ है, सब अपने टाइम के। फ़ोन दे दिया, टीवी पे कार्टून्स लगा दिए, बेशक इस्लामिक कार्टून्स ही क्यों ना हो, लेकिन टाइम नहीं है और वो फीड नहीं किया जा रहा, और जिस वजह से बच्चे में इम्यूनिटी नहीं है। फिर जब वो बीमार होता है और फिर आप ऐसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं जो कि एंटीबायोटिक्स पकड़ा देते हैं, और जब अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं वो एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट होती हैं और वो इफेक्ट नहीं करती हैं। देखा ना, हमने कहा था ना ये डॉक्टर ठीक नहीं है, बिकॉज इसके जाने के बाद बच्चा ठीक ही नहीं हुआ। तो इसमें ना व्हाट डू यू वांट टू से, बड़े सेटअप्स में और नर्सेज में आते हैं और एंटीबायोटिक रिस्पॉन्ड नहीं करती, एंड इट टेक्स टाइम, वी हैव टू स्टेप अप टू 3rd जनरेशन 4th जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंड ब्लड CS की रिपोर्ट आती है। तो दे आर ड्रग्स नाउ जो ईच इंजेक्शन कॉस्ट अराउंड 4500 to 5000, एंड यू हैव टू गिव इट ट्वाइस और थ्राइस डेली। तो ऐसे इंजेक्शंस के ऊपर अब हमें जाना पड़ रहा है क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इतनी बढ़ गई है। वी हैव टू सेव द लाइफ ऑफ द चाइल्ड, बट सेंसिटिविटी उस ड्रग पे आती है। अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हमें पेरेंट्स को सबसे पहले ज़रूरत है कि सेल्फ मेडिकेट ना करें, घर में खुद से एंटीबायोटिक्स ना दें, एंड मेक श्योर करें व्हेन दे गो टू अ क्लिनिशियन दे आर ओपन टू आस्क क्वेश्चंस, दे शुड आस्क क्वेश्चन, डोंट ट्रस्ट एवरीवन ब्लाइंडली। ठीक है, इफ द डॉक्टर सिटिंग देयर हैज क्वालिफाइड इन इट, ही विल do the best to make it best for the child, inshallah. क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए पेरेंट्स और डॉक्टर से जनरली? A patient is coming to you, you should make first of all them comfortable. अगर वो रूम में दाखिल हो रहे हैं, उनकी तरफ देखें, स्माइल पास करें and let them sit comfortable. This will give them a gesture that you are open for questions. Don't compromise on patient-doctor relationship at least. जब patient आया आपके पास OPD में, your body language should show that you are open for questions. दे हैव सो मेनी क्वेश्चन इन देयर माइंड। वो छोटी छोटी चीज़ें पूछना कई बार चाहते होते हैं जो कई बार डिफिकल्ट भी हो जाता है टाइम ब्रैकेट के अंदर भी उसको आंसर करना, एंड अब आंसर भी करते हैं, स्टिल दे हैव मैनी क्वेरीज जो नहीं सूट करती। लेकिन कोशिश करें कि जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि बुखार कितनी देर तक रहेगा, उनकी डिजीज़ के बारे में बताएं, आप पेशेंट को एजुकेट करें वाई एंटीबायोटिक इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वाई यू डोंट नीड एनीथिंग अदर देन पैरासिटामोल इन दिस वायरल इन्फेक्शन, why this anti-allergic is more than enough, you don't need steroids. There are researches on it कि जिन्होंने मदर फीडिंग पे होते हैं उनके अंदर एज़मा, बहुत सी ऑटोइम्यून डिजीजेस जो बच्चों में बड़ी कॉमन हो रही हैं, जो पहले इतनी कॉमन नहीं थी, लाइक SLE एंड मैनी अदर थिंग्स जो कॉमन हो रही हैं, एंड ADHD, साइकाट्रिक इश्यूज़, ऑटिज़म, ये उन बच्चों में ज़्यादा कॉमन होती हैं जो बच्चे मदर फीड पे नहीं होते। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चों ने माँ का दूध पिया होता है उनमें इस तरह की बीमारियाँ बहुत कम होती हैं, उसमें क़ुव्वत मुदाखलत भी उनकी स्ट्रॉन्ग होती है, उनकी इम्यूनिटी भी बेहतर होती है, इन्फेक्शंस कम होते हैं, उनका वेट एंड हाइट वगैरह वो टाइमली गेन कर रहे होते हैं, इंटेलेक्चुअली भी वो बहुत बेहतर होते हैं। तो अल्लाह ने किसी वजह से इसका हुक्म दिया हुआ है और ये ज़रूरी है। यहाँ पे मदर्स को भी चाहिए कि बच्चों को प्रॉपर टाइम दें, स्पेशली फर्स्ट 6 months इट शुड बी एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग। कोशिश करें अपना टाइम दें, बॉन्डिंग करें। आपको पता है कि जो बच्चों में और मदर के बॉन्ड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो मिल्क प्रोडक्शन। अगर टाइम नहीं दे रहे, अगर बॉन्ड उस तरह का नहीं है, उस तरह का आपका अफेक्शन उस तरह क्रिएट नहीं हुई, तो मिल्क प्रोडक्शन खुद ही कम होना शुरू हो जाती है। और जब मिल्क प्रोडक्शन कम होती है यू गो टुवर्ड्स डब्बे वाले दूध एंड टॉप फीड्स, एंड देयर इज़ अ होल रेंज ऑफ इट, एंड उसमें भी बहुत बड़ी मोनोपोली है। देयर आर मल्टीपल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जिसमें काम कर रहे हैं कि ये दूध एक डॉक्टर के पास जाते हैं वो एक प्रिस्क्राइब करते हैं, दूसरे के पास जाते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं, जो जिसको जितना प्रिविलेज देकर बेनिफिट कर रहा है उसको। यस, देयर आर सम डॉक्टर्स जो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी देख रहे हैं कि इवन मिल्क कंपनीज वाले भी कहीं ना कहीं प्रिविलेजेस दे रहे होते हैं। वी नो डैट ये ढकी चुकी हुई बात नहीं है, इस तरह की डीलिंग्स, ट्रिप्स, फूड एंड एवरीथिंग ही चल रहा होता है। तो फिर जब दूध भी इधर से एक डॉक्टर के पास गया, उसने एक रिकमेंड कर दिया, दूसरे के पास गया दूसरा रिकमेंड कर दिया, तो इसकी वजह से फिर इंडाइजेशन के भी इश्यूज आते हैं, बच्चा ग्रोथ हैम्पर होती हैं। अब जहाँ पे एक्चुअली नीडेड है वहाँ पे हम प्रिस्क्राइब करते हैं। देयर आर मैनी गुड प्रोडक्ट्स इन मार्केट राइट नाउ। कुछ बहुत अच्छा काम कर रही हैं कंपनीज जो क्लोज टू मदर फीड मिल्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगेन इट विल नेवर बी सेम एज मदर मिल्क। जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी एडवांस टेक्नोलॉजी हो जाए वो सेम नहीं होगा। मैं ना अभी एक शहर में था जिसमें एक यही फीड स्पेशलिस्ट थे और वो मेरे पास आए, बड़े दुख से आए, कहते हैं मैं आपको ना बताना चाहता हूँ तो अभी बच्चे बहुत ज़्यादा मरना शुरू हो गए, और उसकी रीज़न ये है कि मदर्स उनको फीड नहीं करवा रही और वो दूध के जो डब्बे हैं वो ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी लेवल ज़ीरो होता जा रहा है, उनको गैस्ट्रिक इश्यूज बहुत बढ़ते जा रहे हैं और वो दे आर डाइंग। एंड मदर्स के अंदर जो औलाद की पैदाइश के बाद नेचुरली जो ब्रेस्ट फीडिंग की एबिलिटी आती है
सिंस दे आर नॉट फीडिंग द किड्स, उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अब उन्होंने ये कोरिलेशन बनाया, वल्लाह आलम, आई एम नॉट, मेरी फील्ड नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि वहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है और ख़वातीन जो है ना बहुत ज़्यादा वो भी स्ट्रगल कर रही हैं और औलाद भी। और फिर ये कि औलाद को जो शुरू में एक जो लव, मोहब्बत, जिसको कहते हैं स्किन टू स्किन, बिल्कुल वो चाहिए होता है। अब गोरा बहुत ज़्यादा इस पर बात कर रहा है, इवन पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह जो अच्छे मुसलमान हैं देयर टॉकिंग लॉट के कितना इंपॉर्टेंट है बच्चे को स्किन टू स्किन टच करना। उसके अंदर एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं, वो मेंटल सेरोटोनिन रिलीज़ होता है, मेंटल स्टेबिलिटी उसको अचीव होती है। वो एक तगड़ा एक यानी इमोशनली स्टेबल बॉन्ड बनता है उसका। वो ब्रेस्ट जो फीड है, नीडो है, XYZ है, हमने भी बड़े जो है ना एड्स देखे हैं उनके टीवी पे, अगर वो हो दिया जाए। अच्छा, फिर ख़वातीन जो है ना अपनी वो एक कहीं कहीं पे हमने, मुझे बताया गया, फीडबैक दिया गया, कुछ जो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होती हैं अपनी फ़िज़िकल शेप और फिगर के हवाले से, वो भी फीड नहीं करती कि हमारी डिस्टर्ब ना हो जाए अनफॉर्चुनेटली। यानी व्हाट एन अनफॉर्चुनेट, आप फिर शादी के लिए तैयार ही नहीं थी। आप बेहतर शादी ना करते और औलाद ना करते। अगर आपके अंदर लेवल ऑफ मैच्योरिटी इतनी लो है कि आप बच्चे को दूध वाले डब्बों पे लगा दें कि मैं ठीक रहूँ। इसके ऊपर तो बाकायदा रिसर्चेज हुई हुई हैं कि लैक्टेशन इज़ प्रोटेक्टिव फॉर कैंसर। देयर आर रिसर्चेज ऑन इट। वो माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनमें कैंसर होने का चांसेस बहुत कम होते हैं उन माओं से जो नहीं पिलाती जी। तो और आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि स्पेशली इन अ सेटिंग ऑफ पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान के सेटिंग में अगर स्पेसिफिकली बात करूं, द ओनली कॉन्ट्राइंडिकेशन टू ब्रेस्ट फीड इज़ एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन इस वो 1 से 2 इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है कि बच्चे के अपने जिस्म के अंदर एक एंजाइम होता है नहीं बनता, उसमें भी रिलेटिवली मना किया जाता है उसके अंदर सिर्फ। ये बच्चे का राइट है, आप उस पर जुल्म कर रहे हैं, उसका राइट ना देखें। आप बहुत सी चीज़ों के अंदर देखें, हम क्या करते हैं, हम दीन को छोड़ के साइंस को ढूंढते हैं ना, अच्छा साइंस ने ये कहा है तो ये चीज़ ठीक होगी, फिर हम देखते हैं अच्छा बहुत सी चीज़ों को कोरिलेट करते हैं, अच्छा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी, अब ये चीज़ वैसे भी हो रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हदीस थी और अल्लाह का हुक्म है तो डेट वो अटल बात है, वो होनी चाहिए। तो इसका तो चलें, वो अवाम जो कहती है ना साइंटिफिक एविडेंस, इसका तो इतना साइंटिफिक एविडेंस है कि देयर आर लिस्ट ऑफ डिजीजेज जो मैं आपको बता सकता हूँ फॉर बोथ द मदर एंड फॉर बोथ द बेबी, जिससे बच्चा बचता है। ऑटिज्म कितना कॉमन हो रहा है जी, और आपको पता है थेरेपीज की कितनी कॉस्ट है ऑटिज्म की, 40,000 to 50,000 पर मंथ शेख। जो अच्छे थेरेपी सेंटर्स हैं जहाँ पे बच्चों में हमने इंप्रूवमेंट आती देखी है, वहाँ पे 40,000 से 50,000 रुपये एक माह की कॉस्ट है। अब जिस बंदे की इनकम जो मंथ की मिडिल क्लास की 80,000 to 1 लाख है, लाइक आई एम अ ट्रेनिंग डॉक्टर, माई इनकम इज अराउंड 1 लाख रुपीज पर मंथ, ठीक है। तो अब इसके अंदर ऑटिज्म को मैनेज करना वाना खास तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो कुछ गाइडलाइन सेट हैं तो उसके ऊपर हमें अमल करना चाहिए। हमें चाहिए जितना मैक्सिमम ब्रेस्ट फीड को प्रमोट कर सकें उतना प्रमोट करें। इसके लिए हमें एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स करनी पड़े वो करें। और हमें ये नहीं कह रहा कि हम टोटली डिस्करेज कर देना चाहिए जो दूसरे मिल्क हैं, दे आर गुड इन देम बट ऑब्वियसली दे कांट बी सेम एज दैट। कुछ मसले हैं जहाँ पे जायज़ कुछ ऐसे इश्यूज है, मदर को ऐसी डिजीजेज हो गई हैं या ICU एडमिशन चाहिए, फॉर एग्जांपल बर्थ के बाद मदर वेंट इनटू हेमरेज, एक्सेप्शंस आर देयर बट दे आर फ्यू। लेकिन ये बहुत चीज़ बढ़ती जा रही है। आप यकीन करें जब हम हिस्ट्री लेते हैं बच्चे की, जब OPD में आता है या एडमिशन में, तो किस दूध पे है? टॉप फीड, डब्बे वाला दूध। कौन? ये वाला डब्बे वाला दूध, ये डब्बे वाला दूध। मदर फीड करवाया है जी, पहले 1 माह करवाया, 1.5 माह, फिर क्यों छोड़ दिया है? बस पूरा नहीं हो रहा था, बच्चों को भूख ज़्यादा लगती थी। हमारी कंसल्टेंट जो है मेरी, वो बहुत बेहतरीन बात कहती हैं। वो कहती हैं कि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, बहुत लेस लाइकली है कि अल्लाह ने अगर औलाद दी है ना तो अल्लाह ने उसका रिस्क भेजा हुआ है लिखे, ठीक है, तो अल्लाह पूरा करेगा इंशाल्लाह। तो तवक्कल पूरा होना चाहिए। और कुछ सी मिथ्स भी हैं कि कुछ ऐसा होता है घरों के अंदर ना, एक जो मैं चीज़ इनकाउंटर करता हूँ जिसको मैं एड्रेस भी करना चाहता है कि ग्रैंड मदर्स स्पेसिफिकली जो मदर्स होती हैं उनको मना कर देती हैं, तुमने ये भी नहीं खाना, तुमने ये भी नहीं खाना, दूध कम पीना है, इस चीज़ की वजह से बच्चे की फीडिंग में मसला आएगा, बच्चे को दूध में जाएगा तो बच्चे का पेट ख़राब हो जाएगा। और अगर गॉड फॉरबिड हो भी जाता है ना तो पुट द ब्लेम ऑन द मदर कि तुमने ये खाया था। ऐसा एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं है। मदर शुड बी अलाउड टू ईट एवरीथिंग वट एवर शी वांट्स। शी शुड बी इनकरेज टू हैव गुड हाइड्रेशन, शी शुड बी इनकरेज टू हैव गुड अमाउंट ऑफ मिल्क, सम जूसेस, जो चीज़ है उसको दिल का उसको खाने दें। लेट हर बी एट पीस, मेंटली भी उसको रिलैक्स होने दें, तो इंशाल्लाह मिल्क प्रोडक्शन भी बेहतर होगी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मदर आराम में है घर में तो इंशाल्लाह मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छी होगी और ये बच्चे को भी लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगा। और ये फ़ायदा इस तरह का देगा, आपके हज़ारों पे नहीं लाखों रुपए का खर्चा बच सकता है।
बहुत से इन्फेक्शन रेट्स, बहुत से साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स, बहुत से ऑटोइम्यून इश्यूज कम हो सकते हैं। और मैं जैसे आपको एस्थमा का बताया, ऐसे बहुत से मसाइल हैं। तो अगर बच्चों में आना शुरू हो जाए तो फिर डेट कैन बी इंशाल्लाह ताला हैंडल हो सकते हैं। अल्लाह पे तवक्कल लगा रख के हम इस चीज़ को फॉलो करें। डार्क रियलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन डॉक्टर्स, जितना वो डॉक्टर्स को प्रिविलेज करते हैं, नवाजते हैं, फॉरेन ट्रिप्स, फैमिलीज़ के साथ पैसे देना कि अगर आप हमारी मेडिकेशन देंगे अपने पेशेंट्स को तो हम आपको ये प्रिविलेज करेंगे। हालांकि ऑल्टरनेट मेडिसिन क्वाइट चीपर अवेलेबल होती है मार्केट में, और स्पेशली जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जो क्रूज़र्स में आ रहे हैं, आप उनको हाई क्वालिटी वो चीज़ अगर देते हैं भी सही, विच इज़ मेरी नज़र में एथिकल फिर भी नहीं है। लेकिन जो मज़दूर आ रहे हैं, जो गरीब तबका आ रहा है, जो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बच्चे आपके पास आ रहे हैं, उनको भी वही मेडिकेशन देना जो कि जिसके ऑल्टरनेट्स अवेलेबल हैं, इसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है? यू कैन नॉट जस्टिफाई राइटिंग एनी रॉन्ग मेडिसिन आफ्टर टेकिंग मनी, बिकॉज आप वसल्लम की हदीस है कि जो धोखा देने वाला है वो हम में से नहीं है। तो आप धोखा तो बिल्कुल दे सकते हैं, एंड यू आर आंसरेबल फॉर एवरी थिंग यू राइट। आई एम जस्ट टेकिंग टू द बैकग्राउंड कि अभी चल क्या रहा है कि हमारी सैलरी इंक्रीज इन 2019-20 में डॉक्टर्स की सैलरी इंक्रीज हुई थी। इन्फ्लेशन वेंट so much from 2020 to 2026. There is a heck of an increase, but the salaries are still there. Now these doctors who are working endlessly, tirelessly, काम कर रहे हैं, और फिर जब सिस्टम के अंदर आते हैं, अब देखते हैं कि दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी, समवन फार्मास्यूटिकल कंपनी और रिप्रेजेंटेटिव अप्रोचेस देम, दिस इज़ अ रियलिटी इन मेन सिटीज़, इन मेन एंड बिग सिटीज़। वहाँ पे ही तो ये चीज़ ज़्यादा हो रही है। ठीक है, फार्मा कंपनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस बड़े हॉस्पिटल्स को, बड़े हॉस्पिटल्स को इन्फ्लुएंस करती हैं। वहाँ पे चीज़ होती है, जब वो सीट पे बैठते हैं और उनको कोई अप्रोच करता है तो मोस्टली डॉक्टर्स के दिलों में अल्लाह का तवक्कुल खौफ तो होता है, तो निगलेक्ट कर देते हैं। अगर और हम इज्जत के तौर पे उन्हें कह भी देते हैं जी ठीक है सब कुछ वगैरह, लेकिन वी डोंट स्टार्ट राइट अवे प्रिस्क्राइबिंग, बस लिखो और इतने टारगेट लिखनी है तो हमें ये मिलना है, क्योंकि यू आर आंसरेबल टू अल्लाह। एंड देन अपने आप को भी एक ज़मीर भी होता है बंदे का। कुछ लोगों का वाकई ख़त्म हो चुका है, हो गया है, जिनको नहीं इस चीज़ से फ़र्क पड़ता। बट दिस इज़ हैपनिंग कि फॉर एग्जाम्पल अब a patient is coming to someone, जैसे आपने कहा है कि लो मिडिल क्लास से कोई आ रहा है, तो स्पेशली इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब आपकी जो पॉपुलेशन है ना, आपसे हमने पहले ब्रेस्ट फीडिंग को डिस्कस किया, बहुत सी वजह से आयरन डेफिशिएंट भी है, बच्चे खा पी नहीं रहे, वीनिंग प्रॉपर नहीं हो रही, उस तरह की मील्स नहीं मिल रहे, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो डॉक्यूमेंटेड है, अलॉन्ग विद विटामिन डी डेफिशिएंसी। हमारा एक्सपोजर नहीं है, हमारी फोर्टिफिकेशन ऐसी नहीं है, मील्स उस तरह के नहीं रहे, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने पड़ते हैं बच्चों को। बट जो चीज़ मैंने एक चीज़ नोट की है कि जो देयर आर सब्स्टिट्यूट्स, देयर आर जो एक रीजनेबल प्राइस में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल क्या दिया जा रहा है और क्या अवेलेबल है? अब देखिए शेख, अब यू हैव टू सी द सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, उसमें आपने उसने ड्रग को फिट इन करके देना है। अब आयरन आपका अवेलेबल जो है वो 1800 रुपये का भी सिरप अवेलेबल है, अब वो 600 रुपये में भी अवेलेबल है। विटामिन डी सिमिलरली 1200-1400 रुपये का भी अवेलेबल है, 500-600 का भी। चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं एक ब्रांड की जिसकी बहुत बड़ी प्रमोशन हो रही है इंस्टाग्राम पे, आप एक ऐड करें तो आगे मैग्नीशियम इज थ्रू द रूफ्स, आपको बार बार ऐड आएगी मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट दिस एंड दैट एंड उसकी प्राइस अब देखें, मैग्नीशियम 8000 का भी आ रहा है, 5 का भी आ रहा है, 3 का भी आ रहा है। अब हाउ डज फार्मास्यूटिकल न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज डज कि वो डॉक्टर्स को कुछ को अप्रोच करती हैं, प्रिस्क्राइब दिस इतने के ऊपर, यानी कि उनकी कोई डील शील जो भी होती है कुछ डॉक्टर्स की, फिर उसके तरीके से फिर वही मेडिसिन लिखी जाती है। अब पेशेंट ट्रस्ट द डॉक्टर ब्लाइंडली, दिस इज़ अ नोबल प्रोफेशन। टू बी ऑनेस्ट इसमें बहुत बड़ी एक वजह पेरेंट्स की भी है। अब ओपीडी में मदर विल कम इन एंड सबसे पहले आके बात करेंगी कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा कुछ खाता पीता नहीं है, इसे भूख लगने वाली दवाई दे दें। ठीक है, अब समझ रहे हैं इस बात को। अब आके पेरेंट ने सबसे पहले यही बात करनी है, ना कोई हिस्ट्री, ना कुछ खाया पिया, भूख लगने वाली दवाई दे दें, ताकत की दवाई दे दें, आयरन का सिरप दे दें। पेरेंट्स आते हैं तो कुछ डॉक्टर्स को वहाँ पे मौका भी मिल जाता है, जहाँ पे अब बहुत सी गाइडलाइंस ऐसी कहती हैं कि एपेटाइट स्टिमुलेंट्स जो होते हैं उसमें भी हाई थ्रेशोल्ड रखना चाहिए नहीं देने का, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ ऐसे ड्रग्स एडेड होते हैं जो बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा। तो मैनी गुड पीडियाट्रिशियंस आप उनकी स्लिप्स पे देखेंगे तो अनड्यू एपेटाइट स्टिमुलेंट्स नहीं लिखे होंगे, लेकिन फिर जब किसी ऐसे एक आध डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो वो फिर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ द सिचुएशन, उसमें फिर एक आयरन भी ऐड हो जाएगा, एक विटामिन डी भी ऐड होगा जो महंगा वाला है। मतलब दे आर गुड ऑप्शन, जैसे कुछ कंपनीज बना रही हैं, एबट की कंपनी जो प्रॉपर फार्मास्यूटिकल कंपनीज बना रही हैं,
उनमें वो प्रोडक्ट भी उतना डाल रही हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज बना रही हैं। देयर इज अ न्यूट्रास्यूटिकल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी डिफरेंट, तो उनकी प्राइस भी 500 to 600 आती है। तो मेरी भी कोशिश यही होती है कि जो प्रॉपर फार्मास्यूटिकल कंपनीज के प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि बच्चों को जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे यू हैव टू गिव देम। डॉक्यूमेंटेड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जहाँ पे आपका फेरेटिन कम है, विटामिन डी इज डेफिशिएंट, लेकिन डॉक्यूमेंटेड है, यू हैव एविडेंस बिहाइंड इट, क्लिनिकली आपको नजर आ रहा है, जो डाइट पे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। लेकिन विद दैट यू हैव टू डू गुड काउंसलिंग। डोंट पुट द पेरेंट्स इन द विशियस साइकिल। पेरेंट्स भी खुद इस साइकिल में पड़ जाते हैं। अब वो द मेडिसिन विल गिव ओनली अ पुश, बाकी आपकी मेहनत खुद होगी, आपने न्यूट्रिशन खुद अप्रूव करनी है। अब देखिए असल में ना ये जो फील्ड है ना मेरे पास अगर कोई भाई आते हैं, आप आते हैं, कहते हैं तो हाँ भाई मैं बड़ा मायूस हूँ, मेरी ज़िंदगी में ये है वो, फॉर एग्जाम्पल XYZ, आई वुड नॉट कैश ऑन दैट। आई वुड नॉट से कि ठीक है आप मेरे पास ना हर हफ्ते आएँ, मुझे इतना पे करें और आपको तो ये मसले वाकई में हैं। एक सिंसियर बंदा कहता है आपको बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है किसी किस्म की मायूसी की, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, XYZ है, मैं आपको एक ऐसी काउंसलिंग मेंटरशिप दूंगा जो कि आपको रिलैक्स करके भेजेगा, बिकॉज आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम यू। एंड पेरेंट्स या आम आवाम तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। लिटरेसी रेट हमारे यहाँ क्या है? ऐसे पेरेंट्स जो मर्जी कह रहे हैं डॉक्टर को कि मेरा बच्चा के अंदर मुझे तो लगता है कि मैग्नीशियम भी कम है, आयरन भी कम है, विटामिन डी घर से बाहर निकलता नहीं है। मैं समझता हूँ यहाँ पे ना डॉक्टर्स की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दे शुड नॉट कैश ऑन पेरेंट्स इलिटरेसी या उनकी जो फियर है। जैसे मैंने आपको बताया, जब घर वाले बच्चे बीमार होते हैं तो ख़वातीन तो पैनिक कर जाती है ना कि ये हो गया वो हो गया। एक सिंसियर बंदे को करना चाहिए कि कुछ भी नहीं हुआ, ये सिम्टम्स हैं कि ये टेस्ट वो भी ज़रूरी हैं तो करवा लें। एक और बड़ा डायलेमा ये है कि अननेसेसरी टेस्ट लिख देना, ये फला टेस्ट करा लें और हमारे ही लैब से करवा के हमें दे दें, वहाँ पे उनका शेयर भी होता है। दूसरा, जहाँ पे एडमिशन रिक्वायर्ड नहीं है, मैंने कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स के मैनेजमेंट से मिला हूँ जो कि बड़े तंग हैं कि कहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में कमीशन दिया जाता है डॉक्टर्स को। जो डॉक्टर्स हैं वो एडमिशन सजेस्ट कर रहे हैं, ऐसे टेस्ट सजेस्ट कर रहे हैं जिसकी कोई क्लिनिकल हिस्ट्री बनती नहीं है। हाँ कुछ होते हैं जो कि आपको एहतियातन कराने चाहिए, लेकिन ऐसे टेस्ट जिसमें इंटेंशन क्या होती है, प्रॉफिट्स, कि हमारा हॉस्पिटल चले। जैसे एजुकेशन सिस्टम भी एक बिजनेस बन गया है, एक वाइट एलिफेंट है जो कि माल कमा रहा है। इस तरह से हॉस्पिटल्स भी या जो ये प्रोफेशन भी, मैं कहता हूँ हलाल माल कमाना चाहिए। और देखिए, इफ़ यू वर्क फॉर मनी यू विल हैव नो मनी, इफ़ यू वर्क फॉर वैल्यूज़ यू विल हैव लॉट ऑफ मनी। आप वैल्यूज़ पे काम करें, आपको पैसे आएंगे। लेकिन ये जो मैल प्रैक्टिस डॉक्टर्स कर रहे हैं, जिसके मैं समझता हूँ कि इनिशियली शुरू में जब मुझे भी समझ नहीं थी, मैं भी शिकार रहा हूँ इसका, डॉक्टर्स की बातों का, ये गमीज़ दे दें बच्चों को और ये दे दें और वो दे दें, जो मल्टीविटामिन्स होती हैं और ये जी चीज़ें दें। मैं समझता हूँ कि इसको ना हमें कॉल आउट करने की भी ज़रूरत है। ये जो चल रहा है और मतलब कोई भी फॉर एग्जांपल मेडिसिन है, उसका ऑल्टरनेट अगर अवेलेबल है और बंदा आपको लगता है कि वो डिज़र्विंग है या वो एक अच्छी यानी वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, और इसको मैं समझता हूँ तो ये ऑनेस्टी का तकाजा ये है कि अपने बेनिफिट को साइड पर रखते हुए जो आपको मिलना है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों का जो वर्ड ऑफ माउथ है वो इतना फैलता है, यार छोड़ो सबको फलां के पास जाओ, और फ्रीक्वेंसी ऑफ पेशेंट इतनी बढ़ जाती है कि उनकी महीने की बुकिंग्स अवेलेबल नहीं होगी। अल्लाह रिस्क प्रोवाइड करेगा, वो रज़ाक ज़ुल कुव्वतिल मतीन। ये जो है ना, मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी चीज़ है जो कि मैं हमारे साथ सेशन जो है ना उनका 5 मिनट्स 10 मिनट्स का मैक्सिमम ओपीडी में हो सकता है। दे गोना गो होम, दे गोना स्क्रॉल सोशल मीडिया। आप खुद सोशल मीडिया स्क्रॉल करें, दे गोना भी मल्टीपल एडवर्टाइजमेंट्स कि अब मदर जो देख रहे हैं ना अपने बच्चे को कि अच्छा इसकी स्कूल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, इतनी एडवर्टाइजमेंट आएगी, स्कूल परफॉर्मेंस बेहतरीन हो जाएगी, ये वाला मल्टीविटामिन दें तो स्टडीज़ में अच्छा हो जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, इसकी बॉडी बेहतर हो जाएगी। ये तो बहुत सी चीज़ों को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट को देखने की ज़रूरत है कि एडवर्टाइजमेंट इस चीज़ के प्रोडक्ट्स की खुल्लम खुल्ला न्यूट्रास्यूटिकल के हर मल्टीविटामिन की इस तरह एडवर्टाइजमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इलिटरेसी रेट आपका जितना हाई है तो पेरेंट्स विल गेट इन्फ्लुएंस, नॉट इवन द वन हु आर नॉट वेल एजुकेटेड बट एजुकेटेड वंस भी इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। क्योंकि ये गमीज वाली जो आपने बात की है, बहुत से पेरेंट्स ओपीडीज में आती हैं तो खुद से लेके आते हैं, मतलब हमने वहाँ से ऑनलाइन से ऑर्डर कर ली, ये गमीज हैं तो ये हम ले रहे हैं। करप्शन इज हैपनिंग फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल टू द आउटमोस्ट लेवल। तो बात इसको अगर देखें तो ये सबसे ज़्यादा कमी किस चीज़ की है, तो अक्ल की कमी है। जब इंसान को थोड़ा सा भी डाउट होना शुरू हो जाए ना कि रिस्क के ऊपर, क्योंकि हमारा तो इस पर अमान होना चाहिए कि जितना रिस्क अल्लाह ने मुझे लिख दिया है उतना रिस्क मुझे मिलेगा। और अल्लाह को फरमाते हैं कि अगर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ तो तुम पे कोई गालिब नहीं आ सकता, अल्लाह मेरे साथ है तो मुझे हर मसले से निकालेगा। अगर आपका तवक्कुल इस तरह का है
तो एज अ डॉक्टर यू वॉन्ट बज एट ऑल, आपकी पेन इधर से इधर नहीं होगी, आपके डिसीजन क्रिस्प होंगे, आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे। तो इस पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे काम करने की भी हमें ज़रूरत है। ग्रास रूट वैल्यूज़ ऑफ दीन, बेसिक दीन की वैल्यूज़। इस्लाम इज़ नॉट ओनली नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज पढ़ ली कि आपने कमा लिया एज अ डॉक्टर या बिजनेसमैन, अब आप हज कर रहे हैं, आप ये ज़कात दें। यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक एसेंस ऑफ दीन, जिसके अंदर आपके दिल में तवक्कुल हो कि आप रूम में बैठे हैं, क्वेश्चंस किए हैं, बिकॉज यू नो अबाउट इट, द पेशेंट डजंट नो अबाउट इट। जब आपके दिल में आ गया, आपका एक्सपीरियंस इतना है ना, जाहिर बात है एडमिशन तो मैं नहीं कर रहा ना, एडमिशन तो वो करेगा जो सीनियर कंसल्टेंट बन चुका है, आई हैव स्टिल टाइम टू गो इन इट। तो इतना एक्सपीरियंस है, यू नो कि दिस इज क्राइटेरिया फॉर ऐसा एडमिशन। आपने आई विटनेस किया है ऐसी चीज़ को कि एडमिशन रिकॉर्ड नहीं था, एडमिशन कर दिया? ऐसा होता है, यानी कि मेरी अपनी फैमिली के साथ हुआ हुआ है। तो फिर आई एम बीइंग अ डॉक्टर, जब दूसरे डॉक्टर को पता चला था, इट वाज अ लोकल सेटअप इन द सबर्ब्स ऑफ इस्लामाबाद, लोकल सेटअप में पता चला डॉक्टर, मैंने उनसे पूछा कि देयर वाज नो इंडिकेशन फॉर एडमिशन, द लैब्स आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो उनका जवाब ये था कि हमने वैसे ही दाखिल कर लिया बच्चे को 24 to 48 आवर्स के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए। लेकिन कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन के लिए, जैसे बच्चा गिर के आया, हिस्ट्री ऑफ फॉल है, तो वो फ़ौरन साइन एंड सिम्टम्स कई बार नहीं आते, और कई बार फीवर है, हम और ऐसा फीवर का पैटर्न है जिसके अंदर हमें एडमिट करके ऑब्जर्व करना पड़ता है कि यार ये किस तरह का फीवर है, बच्चे को वहाँ तो जो जहाँ नेसेसरी है वहाँ तो करना पड़ता है। लेकिन इंसान का दिल उस चीज़ को गवाही देगा। वही वाली बात है डॉक्टर साहब वाली बात है कि ना, आपका दिल का अपना फतवा आपको बताएगा। मुफ्ती का भी फतवा आ जाए ना, तो आपने दिल के फतवे को उस पर तरजीह देना है। तो जब मैं इस साइड पे बैठा हूँ, उस साइड पे पेशेंट बैठे हैं ना, तो मेरा दिल का फतवा मुझे गवाही दे देगा कि इफ़ दिस इज़ राइट, इफ इज़ नॉट, इफ इट्स नॉट राइट। ऐसे अदारों को भी मैं जानता हूँ जहाँ पे छोटे छोटे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स कहीं कहीं जगहों पे बने हुए हैं, लाइक एक स्टोरी बिल्डिंग में, जहाँ पे वो डॉक्टर्स को कहते हैं, मुझे एक रिसेंटली मेरा एक जूनियर बता रहा कि वो कहते हैं कि इस वाली लैब के पीछे 20% आपको मिलेगा, इस वाली के पीछे इतने परसेंटेज मिल सकता है। दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, इस तरह की परसेंटेजेस नहीं होनी चाहिए। एंड लैब्स इन्वेस्टिगेशंस तो वही एडवाइस होनी चाहिए जो एब्सोल्युटली नेसेसरी हैं। एक इशू जो सामने मैं देखता हूँ, जिस चीज़ मुझे परेशान भी करती है, जो बहुत कॉमन होती जा रही है, वो ये हो रही है कि इन आवर प्रोफेशन दैट ऑब्वियसली दिस आर डिस्क्रिपेंसी, फीमेल रेशियो ज़्यादा है डॉक्टर्स की, मेल्स की कम है। एंड इन मैनी डिपार्टमेंट दे आर 15 to 16 फीमेल डॉक्टर्स, 1 to 2 मेल डॉक्टर्स। एंड जो चीज़ दीन जिस पे हमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है, बहुत क्लियरली कहता है कि अ गाय एंड अ गर्ल शुडंट बी अलोन इन अ रूम। तो बहुत सी प्रैक्टिसेस मैं देख रहा हूँ कि आपके बिजनेस सेक्टर के अंदर भी कॉमन है, बैंक्स के अंदर भी कॉमन है, और इस प्रोफेशन में भी ये चीज़ मैं नोट जो कर रहा हूँ कि क्रॉस जेंडर इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। जहाँ पे ज़रूरत है, यू हैव टू डिस्कस अ केस, देयर इज समथिंग रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड, ओपन डिस्कशन, बट शुड बी इन एन ओपन रूम इन फ्रंट ऑफ पीपल। जो चीज़ कॉमन होती जा रही है कि एक सीनियर सिटिंग अराउंड विद अ जूनियर, टेकिंग आउट फॉर कॉफ़ीज एंड ड्रिंक्स फॉर अ लंच, married seniors going out with juniors for lunch and coffee, बस hanging out around. This is not what दीन says. दीन बहुत क्लियर है इस मामले में। जो देखें अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया ज़िना के बारे में कि तुमने उसके करीब भी नहीं जाना। ज़िना इज़ नॉट ओनली द फिजिकल एक्ट, किसी के साथ तन्हाई में बैठना, बात करना, एंड अननेसेसरी अटैचमेंट्स भी, अननेसेसरी इमोशनल अटैचमेंट बहुत कॉमन होती जा रही है, इवन इन अ डॉक्टर पेशेंट एंड डॉक्टर रिलेशनशिप के अंदर भी। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में भी मैं चीज़ एक जो नोट की कि समटाइम द मदर गेट्स टू मच इन्वॉल्व विद द डॉक्टर, मदर शेयरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स विच शुडंट बी शेयर एट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इस चीज़ में भी डॉक्टर्स को बहुत सख्त बाउंड्रीज रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर रिलेशनशिप में भी इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि आपकी बहुत ज़्यादा क्रॉस जेंडर मिक्सिंग ना हो बगैर वजह के। You are in a conference room, you have to give some presentation, there is a proper decorum for that, you can go that through that. But if मैं अपने किसी जूनियर को आज मौसम बहुत अच्छा है, चाय पीने बाहर चलें, तो बाहर ले जाऊँ और गाड़ी में बैठे हम चाय पी रहे हैं, दिस इज़ नॉट द वैल्यू ऑफ दीन। तो इतना खूबसूरत प्रोफेशन जो हमारी दुनिया और आखिरत में कामयाबी की वजह बन सकती है, दुनिया में भी और आखिरत में भी हम इंशाल्लाह ताला बेहतरीन मुकाम पे पहुंच सकते हैं। तो ये एक एक स्टेप वाइज, शैतान भी स्टेप वाइज में काम करता है। शैतान विल नॉट से कि डायरेक्टली फर्स्ट डे पे आप इस तरह का स्टेप ले लें, आहिस्ता 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 आपको इमोरल एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए इंशाल्लाह कि हम दीन को सही मायने में जानें और इसकी वैल्यूज़ को अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट करें, बाउंड्रीज़ को बिल्कुल ब्लर ना होने दें, अपने जहन को और अपने अपने दिल को हमेशा ये बात को रिमाइंड करवाएं कि वी हैव टू मेंटेन अ जेंडर सेपरेशन। उसमें ना, इसमें फीमेल डोमिनेंट प्रोफेशन है जैसे आपने कहा, और डिस्क्रिपेंसी बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर बहुत हाई पोजीशन पे है, जो नीचे फीमेल नर्स स्टाफ है वो बहुत लो पोजीशन पे हैं। दे वांट टू प्लीज़ द डॉक्टर कि हमसे खुश रहेंगे, पैसे वाला है, XYZ। सबसे ज़्यादा रश वाली जगह हॉस्पिटल्स बनते जा रहे हैं, कचहरी कोर्ट बनते जा रहे हैं, हालांकि जहाँ एक इस्लामी माशरे में रश सबसे कम होना चाहिए और जहाँ सबसे ज़्यादा रश होना चाहिए वो मसाजिद हैं। बिल्कुल शेख। मसाजिद खाली तो जा रही हैं, हॉस्पिटल्स में लाइनें लगी हुई हैं डॉक्टर्स की,
अपॉइंटमेंट महीने महीने की नहीं मिलती, कोर्ट कचहरियाँ थाने, यानी हमारे जो शेख हैं वो 3 पनाह मांगते हैं, कहते हैं या अल्लाह कोर्ट के चक्करों से, कचहरी के थाने के चक्करों से बचाना, हॉस्पिटल के चक्करों से बचाना, ठीक है। और ये जगह जहाँ पे एक्सेप्शनली कभी बंदा कोई जाना चाहिए वो भरे हुए हैं, और उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि अल्लाह और उसकी नाफरमानी, हाई फाइव्स होना, अननेसेसरी टच का होना। एक हदीस में आता है कि कील ठोकना इट्स बेटर फॉर यू, जगह तुम किसी नामहरम को ऐसे टच पोक भी करो, सिर्फ हाई फाइव्स टच हो रहे हैं। फिर हराम रिलेशनशिप्स, ये भी मैं समझता हूँ कि इस फील्ड में बहुत कॉमन हो गया बिकॉज ऑफ लॉन्ग शिफ्ट्स, 32 आवर्स की शिफ्ट, नाइट शिफ्ट्स। पेरेंट्स समझ रहे हैं कि हमारा बच्चा तो हलाल रिस्क कमा रहा है, हमारी बेटी हलाल रिस्क कमाने जा रही है, और वो माशाल्लाह डॉक्टर बन रही है, मेरी बेटी डॉक्टर बन रही है। नो डाउट अच्छी बात है, बने, लेकिन हलाल शरिया कंप्लाइंट के अंदर। इस्लाम दुनिया कमाने से मना नहीं करता, इस्लाम अच्छी डिग्रीज को परस्यू करने से मना नहीं करता। वी वांट फीमेल डॉक्टर्स, स्पेशली गायनी एक्सवाइजी फील्ड में जहाँ पे फीमेल ओनली ज़्यादा डोमिनेंस होती है, हमें चाहिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर आखिरा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी इस मामले में। तो ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट रियलिटी है जो मैंने एक्सपीरियंस की और मुझे बहुत से लोगों ने बताई है। देखिए शेख, सबसे पहले तो आई स्टार्ट फ्रॉम दिस के जब भी आप मेन अपने इस्लाम की जो क्रक्स है, दीन की बाउंड्रीज जो हैं उससे बाहर होंगे तो सोसाइटी विल कोलैप्स, ठीक है। जब आप अपनी शरिया को, अपने बाउंड्रीज़ को, अपनी हया को, इस चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो सोसाइटी का कोलैप्स होता है। कि अगर आप अल्लाह की हदूद को क्रॉस करेंगे एंड ये चीज़ें होंगी तो उसके रिपरकशंस होंगे। तो ये वाला एक्ट ऑफ एडल्ट्री इज़ नॉट ओनली लुकिंग एट ईच अदर। आप एक एक स्टेप वाइज, जैसे मैंने आपसे बात की थी ना, स्टार्ट करते हैं, आप हैंग आउट करते हैं, फिर थिंग्स एस्केलेट कर जाती हैं, फिर आप इन्वॉल्व भी हो जाते हैं, फिर उसके रिपरकशंस भी होते हैं, चीज़ें ख़राब होती हैं। दूसरा, बिल्कुल हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल करना चाहिए, देयर शुड बी सेट बाउंड्रीज एंड देयर शुड बी क्वेश्चंस एंड आंसर्स। और आपके दिल को हर टाइम आपको उनको अपने आंसर करना है ना। फॉर एग्जांपल शेख देखें, हम अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड, आपने ड्रेसिंग की बात की है, तो आप किसी भी जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, इस जगह पर जाते हैं, आई हैव टू गिव माई सेल्फ रिमाइंडर दैट साद अल्लाह की दीदार के लिए तूने नज़र नहीं डालनी, ठीक है। आई एम अ मैरिड पर्सन, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ट्राइंग टू फॉलो इस्लाम, आई एम स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, कुछ ना कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इतना वीक तकवा है कि मुझे अपने आप को रिमाइंडर देना पड़ता है कि साथ तूने अल्लाह की दीदार की खातिर नज़र नहीं डालनी, ठीक है। तो जब कॉन्स्टेंटली यू आर सराउंडिंग इन सच एन एनवायरनमेंट जहाँ पे हो, तो 1+1 समटाइम्स हैपन 2, बट ऐसा नहीं है कि इन एवरी हॉस्पिटल, इन एवरी प्लेस दिस इज़ कॉमनली हैपनिंग। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे स्ट्रिक्टली बहुत सी अच्छी वैल्यूज़ फॉलो की जा रही हैं और बाउंड्रीज का ख्याल किया जा रहा है, लेकिन इसको स्ट्रिक्टली हमें इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब की वाली बात की थी, हम सेपरेट तो नहीं कर सकते हॉस्पिटल्स को, आइडली तो देयर शुड बी सेपरेट हॉस्पिटल्स फॉर फीमेल पेशेंट्स एंड, लेकिन हमारा इकोनॉमिक सिस्टम हमें इजाज़त नहीं देता। लेकिन जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे एटलीस्ट इतनी बाउंड्री सेट होनी चाहिए कि क्रॉस जेंडर मिक्सिंग इस कदर नहीं होनी चाहिए कि आप सिर्फ चाय खाने पीने के लिए अकेले यू आर गोइंग आउट, कि नेवर डिस्कस योर पर्सनल लाइफ विद योर कोलीग्स। इस तरह की एथिकल अटैचमेंट जिसमें आप घर के मामला आता है हस्बैंड के डिस्कस करो, बिल्कुल ही होने चाहिए, बिकॉज ये फिर एडवांसमेंट्स होती हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, दैन चीज़ें एस्केलेट करती हैं। तो इन चीज़ों से रुकना चाहिए इंशाल्लाह ताला। एंड अल्लाह खैर करे, खैर का काम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है इंशाल्लाह, खैर भी लोगों में बहुत ज़्यादा है, एंड इंशाल्लाह आप लोगों का यूथ क्लब का प्लेटफॉर्म बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, एंड वी ऑल शुड वर्क फॉर इट, कि हर इदारे में जाके, डिफरेंट इंस्टीट्यूट में, स्कूल्स, कॉलेजेस, एवरीवेयर इस चीज़ को मेक श्योर करें कि हमारे यूथ को पता हो। हाँ बिल्कुल। और एक रिसर्च के मुताबिक प्रोफेसर रिचर्ड ब्लैंकम है, ये एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर थे पर्डू यूनिवर्सिटी के। वो कहते हैं कि उन्होंने मल्टीपल सोसाइटीज़ को और जनरेशन्स को पढ़ा। वो कहते हैं कि द फ्यूचर ऑफ नेशंस इज़ कनेक्टेड टू देयर मोरालिटी। सुभान। अगर इंसान के मॉरल्स और एथिक्स अच्छे हों तो हमारा फ्यूचर ब्राइट है। अगर मॉरल्स और एथिक्स हमारे करप्टेड हों तो फिर हमारा फ्यूचर बहुत डार्क है। तो मैं ये कहूँगा कि दीन सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात का नाम नहीं है। द वे यू डील विद पीपल, आप जो उनको प्रिस्क्राइब कर रहे हो, आप जो उनसे डील कर रहे हो, आपका जो पब्लिक ट्रीटमेंट है, यानी किसी की बेटी, किसी की बहन है, वो कोई खातून, आपकी भी बेटी होगी, आपकी भी बहन है, ठीक है। इनफैक्ट एक लड़का बाहर पढ़ने जा रहा था बाहर के मुल्क में, तो उनकी वालिदा ने कहा कि बेटा तेरी एक बहन है और तेरे 4 भाई हैं, चारों बाहर से पढ़ के आए हैं, आज तक किसी ने तेरी बहन पे हरासमेंट की अटैम्प्ट नहीं की। अब तू बाहर जा रहा है, तो अगर तू बाहर गया ना और तेरी बहन पे हरासमेंट की अटैम्प्ट हुई तो फिर तेरी नज़रें उठी होंगी, अल्लाहु अकबर, ठीक है। तो तूने ना अपने आप की हिफाजत करनी है। तो कारमा उस तरह से तो हमारे दीन में नहीं है, लेकिन अल जज़ा मिन जिन्सिल अमल, ये हदीस है कि जो जज़ा होती है ना वो अमल के मुताबिक की जाती है।
इफ़ what goes around comes around, ठीक है. ये चीज़ है बस कि अल्लाह ताला आपको ज़रा खैर दे और raising these information and concerns about और लोगों को ये गाइड करने के लिए कि आप ट्रस्ट करें बट डोंट ब्लाइंडली ट्रस्ट एनीवन. मल्टीपल सेकंड ओपिनियन ले लिया करें. कोई एक डॉक्टर पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं होना चाहिए. अक्सर मैंने देखा है कि चाहे कोई भी प्रोफेशन हो उसमें जो आप पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहा होता है ना, सबसे बड़ा जो छुरा है उसी पे चलाया जाता है. आप मार्केट में भी चले जाएं कुछ लेने, आपके जानने वाला बंदा है ना, सबसे ज़्यादा आपसे भी पैसे वो आपको करता है. तो यानी अपनी कम्पिटिटिव रिसर्च करें इंशाल्लाह, और अपनी औलाद का ख्याल रखें, उनको टाइम दें, उनको मोहब्बत दें, उनको एक्स्ट्रा ओवरडोज ऑफ मेडिकेशन ना दें. नो डाउट मेडिसिन ने बहुत हमारे लिए बेहतरी की है, इम्प्रूवमेंट्स की हैं पास्ट 100 ईयर्स में और 50 ईयर्स में. लेकिन यह कि उससे पहले भी दौर गुजरा जहाँ में मेडिकेशन बिल्कुल नहीं थी, तो डेथ रेट भी ज़्यादा था. लेकिन यह है कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, हमारा लाइफस्टाइल बेहतर करें. हम खाएं तो जंक फूड खाएं, तो पिज़्ज़ास बर्गर्स, और फिर ऊपर से जो है ना एंटीबायोटिक्स भी लेना शुरू कर दें. तो आई थिंक इससे बचना चाहिए. थैंक यू सो मच सादी. अल्लाह ताला आपको खैर दे और अल्लाह ताला आपके एफर्ट्स कबूल फरमाए. थैंक यू सो मच. बारक अल्लाह फीक. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम.